नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि आप कल कहाँ रहने वाले हो। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, पढ़ते रहें। साथियों, आज शेयर बाजार हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा और आज की अगर बात करें तो ऑल ओवर 3 दिन से जो यूएसए से या ऑल ओवर ग्लोबली जो संकेत आ रहे हैं वो काफ़ी मजबूत संकेत आ रहे हैं। और आज भी मतलब जो ट्रंप रैली का जोर था वो आज देखने के लिए मिला अमेरिका के शेयर बाज़ारों पे। और उसको आगे कंटिन्यू करने का जो बेड़ा उठाया वो हमारे भारतीय शेयर बाज़ारों ने उठाया। जो अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें, भारत का शेयर बाज़ार गिफ्ट निफ्टी 23,322 के आसपास ओपन हुआ। उसके ऊपर जा कर के 300 के आसपास फिर से मुनाफा वसूली आई और फिर 23,200 के बाद से फिर से ट्रेड रनअप देखने के लिए मिला। तो देखो क्या है साथियों, सबसे पहले तो ये मानो कि 23,000 का जो सपोर्ट जोन है ना, उस पर बहुत पुट राइटर खड़े हुए हैं। मतलब ये 23,000 इतनी जल्दी नहीं टूटने वाला। और जब तक 23,000 नहीं टूटेगा, जब तक वीकनेस है नहीं, ये आपको मानना पड़ेगा। और कुछ इंडस्ट्री वाइज मतलब आप कुछ स्टॉक स्पेसिफिक्स देखेंगे तो उनमें रनअप देखने के लिए मिलेगा। और अभी भी एक समय ऐसा आता है कि निफ्टी पूरी की पूरी फिसल गई, तो ये है वोलेटिलिटी इंडेक्स के कारण। जो विक्स है वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये बढ़ा हुआ है। विक्स बढ़ने का कारण क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। विक्स बढ़ने से होता क्या है कि आपको जो रनअप है ना, वो ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में बहुत क्विक दिखेगा, बहुत फास्ट दिखेगा। वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, उससे निवेशक परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। आप देखो, इसमें ज़्यादातर नुकसान होता है जो कॉल पुट काम करते हैं, मतलब एफएनओ में काम करते हैं। क्योंकि जो काम करता है शेयरों में, शेयर कोई निवेशक है या स्विंग ट्रेड वाला है, उसे चिंता नहीं है। चिंता ज़्यादा किसको है साथियों, चिंता है उसको जो कॉल और पुट लेता है, मतलब एफएनओ में काम करता है। पता चले उसने 23,300 की कोई कॉल ली और बाजार आ गया तुम्हारा 23,100 पे, तो उसकी जो कॉल थी वो वैल्यू मतलब जीरो रहेगी, उसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फिर उसने बोला यार अब तो बाजार नीचे की ओर जाएगा, एक काम करता हूँ मैं 23,000 रुपये की पुट खरीद लेता हूँ, है ना, क्योंकि बाजार नीचे की ओर जा रहा है। जैसे उसने 23,000 रुपये की पुट खरीदी तो वो बाजार ने वहीं से रिकवरी दिखाई और 23,300 तक ले गया। मतलब उसकी जो पुट की वैल्यू थी वो भी हो गई जीरो। तो ऐसा होता है बाजार में, क्योंकि जब बाजार के अंदर मूवमेंट आता है ना, ऊपर की ओर भी ऐसी आता है, नीचे की ओर भी मूवमेंट ऐसी आता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए साथ, देखो व्यूअर्स, इसमें बचने के लिए एक ही तरीका है कि जितना हो सके ट्रेडिंग से उपवास करें। जो बेहतरीन स्टॉक है, जो फंडामेंटली कमज़ोर कंपनियां हैं, उनसे दूर रहें। जो पी रेशो के हिसाब से महंगी कंपनियां, उनसे दूर रहें। जो पिछले 2-3 सालों में 4-4, 10-10, 8-8 गुना हो गई है, उनसे दूर रहें। वहाँ से भी वो 5 गुना हो सकती है, लेकिन जिसने रनअप दिया है उसके गिरने के चांसेस उठते ही हैं। मेरे एक व्यूअर्स का क्वेश्चन आ रहा था कि यथार्थ हॉस्पिटल में प्रमोटर ने होल्डिंग घटाई है, तो क्या स्टॉक का प्राइस भी गिरा है, तो क्या यथार्थ हॉस्पिटल को बेच देना चाहिए। देखो, मैं आपको किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक को बेचने या खरीदने की राय नहीं दे रहा, पर मैं यथार्थ हॉस्पिटल के लिए आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इंडिविजुअल नहीं, मेरी आपको सुनकर ना तो कोई स्टॉक खरीद लेना है और ना मेरी आपको सुनकर कोई, अगर आपके पास में कोई है तो उसे बेच देना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, प्रमोटर कभी अगर माल बेचता है ना, तो वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता। अगर हम बात करें साथियों आइसर मोटर्स की, तो आइसर मोटर्स के जो प्रमोटर थे, जो मालिक थे, उन्होंने 40 रुपये के भाव पे अपना माल बेच दिया था। आज स्टॉक का रेट जो है 40,000 हो गया। 40 पे माल बेचा, 40,000 रुपये एक शेयर का प्राइस हो गया। तो ऐसा नहीं है प्रमोटर माल बेच रहा, डिफरेंट ये करता है कि प्रमोटर बेच किसको रहा है। अगर आप होल्डिंग में जाकर देखोगे ना, तो उनको अभी 2 हॉस्पिटल एक्वायर किए उन्होंने। अभी उनके पास में 3 हॉस्पिटल थे, तो 3 से उन्होंने 2 हॉस्पिटल लिए। एक तुम्हारा ओरछा के पास में, झांसी के पास में लिया, और एक तुम्हारा यहाँ पे लिया इन्होंने फरीदाबाद में, ठीक है। और 2 हॉस्पिटल और आ रहे हैं इनके। हॉस्पिटल का बिजनेस आप जो पढ़ते हो वो सब समझते हैं। इनके पास हो गए टोटल 7 हॉस्पिटल। तो इसमें इनको कैश की रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने क्या किया कि अपना जो माल था वो FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, और DII को दिया है। प्रमोटर ने एक तरीका तो ये था कि इनके पास में जो रिजर्व है, 800 करोड़ का रिजर्व पड़ा है, उस पैसे में से यूज कर ले, लेकिन उन्होंने वो पैसा यूज़ नहीं किया।
पैसा कहाँ यूज़ किया? पैसा इन्होंने अपना कुछ हिस्सा दे के, अपना कुछ पार्ट्सली, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट बुक करके, उसमें से पैसा यूज़ किया है। आप ऐसा समझो, अगर आप किसी बिजनेस को ऑन करते हैं, आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, आप कोई बिजनेस को ऑन करते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि यार एक फैक्ट्री मेरे को, सपोज करो दिल्ली में आपको एक हरिद्वार में फैक्ट्री डालनी है। अब आपके पास में दो तरीके हैं, 1000 करोड़ रुपये आपके पास में रिजर्व में पड़ा है और आपके पास में 5 फैक्ट्री पहले से संचालन कर रही हैं। आपको 2 फैक्ट्री डालने के लिए 1000 करोड़ आपके पास में रिजर्व में है, या तो उसमें से लेके आप 2000 को मतलब 2 फैक्ट्री डाल लो। एक तरीका ये भी है कि आपके पास में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें से कुछ DII को, डोमेस्टिक इन्वेस्टरों को, कुछ FII को अपना हिस्सा डाइल्यूट कर दो, है ना, 5% 4%, और अपने 2 बिजनेस और खड़े कर लो, क्योंकि आपके पास में 5 बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर उन बिजनेसों में कैश की रिक्वायरमेंट हुई, तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि हमारे पास में पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पैसे की ज़रूरत है और हम अपना हिस्सा बेच रहे हैं इसलिए, तो वो दिक्कत आ जाएगी। अगर आपने ये बोला ना कि मैं माल इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि मैं अपने ऑपरेशन नहीं चला पा रहा हूँ, मेरे पास में 5 हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटलों को मैं नहीं चला पा रहा हूँ इसलिए मैं माल बेच रहा हूँ, ये नहीं बोल पाओगे आप, क्योंकि आपके पास 5 हॉस्पिटल ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं वे, उनमें कब किस मशीनरी की ज़रूरत पड़ जाएगी, कब क्या एसिड खरीदना पड़ जाएगा आपको, तो इसलिए उन्होंने यथार्थ हॉस्पिटल ने ऐसा, मतलब आप, मैं एक बात कर रहा हूँ, अपना कुछ पैसा जो अपनी भी हिस्से, मतलब 4% 5% हिस्सेदारी FII को डाइल्यूट किए, कि थोड़ा थोड़ा उनको दिया FII को, DII को, और अपना पैसा उधर से आ गया। उसके बाद भी उसके पास में लोन नहीं है, मैंने ये देखो कि लोन फ्री कंपनी है ना, और उसके अगेंस्ट में लोन है नहीं, 70-80 करोड़ का लोन है, उसके अगेंस्ट में भी 900 करोड़ रुपये उनके पास रिजर्व में पड़ा हुआ है। तो देखो, हमेशा ऐसा नहीं है कि स्टॉक का प्राइस, अगर प्रमोटर ने माल बेच दिया तो स्टॉक ख़राब हो गया उसे बेच दो, ऐसा। देखो मेरे लिए, मैं बेसिकली क्या, किसी भी हॉस्पिटल या किसी को भी मैं बिजनेस मॉडल को पढ़ता हूँ, तो उसके पढ़ने के पीछे मेरा फैक्ट रहता है कि मैं उसको अंदर तक जाता हूँ कि भाई अगर क्या है, ऐसा क्यों हुआ, भाई प्रमोटर ने अगर अपना हिस्सा डाइल्यूट किया तो किसको डाइल्यूट किया है, पब्लिक में तो नहीं दे रहा माल, और उल्टा पब्लिक की होल्डिंग घटी है साथियों। जो आप जाकर के चेक करोगे, जो प्रमोटर की होल्डिंग थी लगभग 64% के आसपास, वो अब रह गई है तुम्हारी 61%, 3-4% हिस्सा डाइल्यूट हुआ है। लेकिन उन्होंने किसको बेचा है? उन्होंने बेचा FII को। FII जहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सब जगह माल बेच रहा है, यथार्थ हॉस्पिटल में खरीद रहा है, उसे ऐसा क्या लग रहा है भाई? अच्छा, DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, LIC है तुम्हारा, जो भी तुम्हारा निपोन है, जितने भी लोकल म्यूचुअल फंड है, उन लोगों को वो माल बेचा उन्होंने। और जो पब्लिक है, जो अपन लोग हैं, अपन गुंडे बने हुए हैं, उनका जो हिस्सेदारी थी साथियों, उनकी हिस्सेदारी 20% के आसपास थी, वो अब घट के रह गई है 20% से 13, मतलब 17 के आसपास रह गई। तो उल्टा पब्लिक से तो माल खरीदा है प्रमोटर, और कुछ पब्लिक से खरीदा है FII DII ने, कुछ प्रमोटर से खरीदा है, तभी तो उन्होंने होल्डिंग बनाई है। भाई पब्लिक माल कब बेचती है? आप समझो साथियों, पब्लिक माल बेचती है पैनिक में। स्टॉक का रेट था 650, 650 से स्टॉक कितना गिर गया? अभी वर्तमान में 400 450 पड़ा है। तो पब्लिक आ गई पैनिक में, बोले यार शेयर ख़राब है, मार्केट बेकार है, कुछ नहीं है सब। अब उसमें एक नेगेटिव ये भी जोड़ दिया कि प्रमोटर माल बेच रहे हैं, बोले हटाओ बंद करो। उसके वो माल किस लिए बेच रहा है? उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ये क्या है उसका समझो ना यार। वो उनने 2 हॉस्पिटल तो पिछले साल एक्वायर किए, अभी 2 हॉस्पिटल और आने वाले हैं, अभी 1200 बेड की कैपेसिटी और बढ़ाने वाले हैं। वो अपने धंधे को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने धंधे में पैसा लगा रहे हो, तो वो ऐसा नेगेटिव को खबर है नहीं साथियों। अब आज बात कर लेते हैं कि आज शेयर बाजार ऊपर क्यों खुला, उसके पीछे क्या कारण है। तो साथियों, शेयर बाजार इसलिए ऊपर बढ़ा, पहला तो डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना, जो डॉलर इंडेक्स है वो कमज़ोर हुआ, उसके अगेंस्ट में अपना रुपया मजबूत हुआ, रुपया मजबूत खुला। दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, एक उन्होंने अभी रसिया को सीधी बोली दिया सामने आकर के कि भाई साहब ऐसा है, आप या तो कर दो इनसे युद्ध ख़त्म, और नहीं करोगे तो मैं आपके जो ना टैरिफ भी लगा दूंगा, प्लस टैक्सेस वगैरह भी बढ़ा दूंगा। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की वार्ता हुई है ओपेक्स कंट्रियों के साथ में। अब आप सोचो साथियों, ये ओपेक्स किस बीमारी का नाम है?
साथियों ओपेक्स कंट्री वो हैं जो क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल उत्पादन करती हैं, मतलब जहाँ से निकाला जाता है। वो उत्पादन कोई पेड़ पे तो लगता नहीं है, वो ज़मीन से निकलता है। अब ज़मीन से कहाँ निकलता है? जैसे तुम्हारा इराक हुआ, ईरान हुआ, सऊदी अरब हुआ, है ना, कतर हुआ, कुवैत हुआ, इन जगह जो ऑयल है ना वो ज़मीन से निकलता है। जैसे अभी भारत में पानी निकलता है, जैसे आप अगर बोर करोगे तो आपको पानी मिलेगा। तो ऐसे ही वहाँ पे ना उन कंट्रियों में क्रूड ऑयल है, तो उनसे बात करी कि आप क्रूड ऑयल का दाम नीचे लाओ। उससे क्या होगा कि अगर ये क्रूड ऑयल का दाम नीचे आ जाएगा तो एक तो रसिया के ऊपर इंटरनली दबाव बन जाएगा कि सपोज करो भी अभी जैसे 5 दिन से लगातार क्रूड ऑयल का जो भाव है $79 के नीचे बना हुआ है। अगर क्रूड ऑयल ही $60-65 हो गया तो फिर कौन आपको दूसरी तरफ जाना कि आपके डीजल पेट्रोल सस्ते में आ जाएगा। और जो आपकी पेट्रोलियम से रिलेटेड कंपनियां हैं जैसे IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, BPCL है या HPCL है, जो भी ये क्रूड ऑयल को लेने के बाद जो अपन लोगों को जो पेट्रोल या डीजल देती हैं, इनको जो इनका रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल वो सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलने से क्या होगा कि इनके जो मार्जिन है उन पर फ़र्क पड़ेगा। ऐसे समझो, मैं बिल्कुल आपको लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। आपको अमरूद की चाट बना के बेचते हो, आप अमरूद की चाट बना के बेचते हो 50 रुपये की, ठीक है। अभी आपके पास में जो अमरूद आ रहा है ना, जो रॉ मटेरियल है वो आ रहा है आपके पास 30 रुपये किलो का। आपका 10 रुपये का खर्चा आ रहा है, आपको 10 रुपये बचते हैं एक चाट के पत्ते में। अगर आपका रॉ मटेरियल कम हो जाएगा, मतलब आपको 10 रुपये किलो अमरूद आने लगेगा और 10 रुपये आपको खर्चा आ रहा है तो 20, तो आपको जो मार्जिन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो आपका बढ़ जाएगा। जो अभी 10% आ रहा था वो आ जाएगा 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। किन कंपनियों का? जो ऑयल से रिलेटेड कंपनियाँ हैं जैसे HPCL है, BPCL है ना, इनसे बढ़ने से क्या होगा, किन कंपनियों में फ़र्क पड़ेगा। देखो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान देने से, जैसे उन्होंने बयान दिया कि मैं सोलर एनर्जी या वाटर सोलर पैनल इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, ये सब मैं चाहता हूँ कि कम चीज़ में क्या मिल पाए। कहीं ना कहीं देखो साथियों क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी आदमी है, और व्यापारी आदमी है तो वो इस चीज़ों को मान के चलता है कि यार देखो वो सेकेंडरी है, मैं पहला, जैसे भारत में बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी कि मेक इन इंडिया, ऐसे ही वो ग्रेट अमेरिका डट अगेन की बात करते हैं। वो सीधा बोलते हैं कि मेरे पर्सनल हित जो ना, अमेरिका के हित वो मेरे पर्सनल हित हैं। मैं पहले जब भी सोचूंगा मैं अमेरिका के बारे में सोचूंगा, ऑल ओवर दुनिया के बारे में बाद में सोचूंगा। कई बार उन्होंने अभी बयान में जिस दिन शपथ ली उस दिन बोल दिया उन्होंने, यार मैं दूसरों के झगड़ों में नहीं पड़ूंगा, मैं दूसरों के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ूंगा, इनकी हमारी जो सेना है वो जाएगी नहीं, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी साथियों। आज मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि ऑल ओवर बाज़ार के अंदर फ्लैक्चुअलिटी बनी रहती है, घबराने की बात है नहीं, टेंशन नहीं लेना, ये सब चलता रहता है, उतार चढ़ाव ऊपर नीचे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।